2006 का ज़माना था, जुलाई का महीना था, और रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड से मुझे एक वजीफ़ा मिला था कि यंग स्कॉलर या यंग साइकेट्रिस्ट को हम स्पॉन्सर करते हैं, अगर वो मतलब अपने पैसे लगाएगा फिर उधर हम रिफंड कर देंगे रॉयल कॉलेज की एनुअल मीटिंग के लिए। तो मेरा वो एप्लीकेशन मंजूर हो गया और फिर मैं रॉयल कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा था कि वीज़ा भी बना दिया और टिकट भी मैंने ले लिए इंग्लैंड के आने जाने के। अब वो एक बैग में रखे हुए हैं, शाम है और सुबह को मैंने नेक्स्ट डे पे मैंने इस्लामाबाद जाना था और लंदन जाना था, मतलब मेरा टिकट जो है हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैंने उतरना था। ये सारी तैयारी मैंने की थी और वीज़ा भी और 2 लाख रुपए भी और उसका चेक था, मतलब एक चेक पड़ा हुआ था उसमें, पैसे नहीं थे, और टिकट भी और मेरा वीज़ा भी पासपोर्ट भी। अब मैंने रक्षा पकड़ा और डेरा इस्माइल खान में उस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और मैंने सोचा कि मैं जाऊं और कुछ ऐसे मेरे दोस्त थे इंग्लैंड में, उनके लिए लकड़ी के खूबसूरत सामान खरीद लूं, वो अपने साथ इंग्लैंड ले जाऊं। अब जब मैंने रक्षा पकड़ा, एक होटल से मैंने रक्षा लिया था, होटल के सामने रक्षा खड़ा था और मैं रक्षे से उतरा वो लकड़ी वाले दुकानों के पास, और मैं दुकान में आया, मुझे पता चला मेरा बैग तो उस रक्षे में रह गया था। मेरा बैग उस रक्षे में रह गया। ये क्राइसिस है कि नहीं? ये बड़ा क्राइसिस नहीं है? अब जब मैं दौड़ कर आ गया कि रक्षा गया है कि नहीं, तो रक्षा जा चुका था। अब मैं रक्षे को नहीं पहचानता, मुझे कोई पहचान नहीं है, सर चकरा रहा था। पैसे को आग लगाओ, खैर पैसा भी बड़ी चीज थी, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तो मैं बर्सरी पे जा रहा था एक वजीफे के तौर पर, यानी रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड के वजीफे पे मैं जा रहा था। ये सारा खर्चा वो कर रहे थे, लेकिन उसमें टिकट था, वीजा था और कल मैंने फ्लाई करना था। अब टाइम प्रेशर्ड सिचुएशन है, वक्त कम है, मुझे पता नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो मेरा जब सर चकराने लगा तो वो दुकानदार जिसकी दुकान में मैं आया था ताकि लकड़ी के कुछ गिफ्ट जो है वहां से उठा ला, उसने जब देखा तो बड़ा तजर्बाकार आदमी था। उसने मेरे पसीने देखे तो वो कहने लगा, आपके साथ कुछ हुआ है? खैर तो है, क्योंकि मैं थोड़ा पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था और पसीने पूंज रहा था, और ज़ाहिर है इंसान की अदाओं से पता चलता है कि ये शख्स तो किसी हैजानी कैफियत में मुब्तला है। उसने मुझे कहा कि इधर कुर्सी पे बैठ जाओ, पानी का गिलास लेकर मुझे पानी देने लगा। उसने मुझे पानी पिलाया, फिर उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहने लगा, जो हुआ है वो हुआ है, आप पेन और कागज उठाओ और लिखो कि क्या किया जा सकता है, कि क्या किया जा सकता है। तो जब हमने पेन और कागज उठाया तो वो मेरे साथ हेल्प करने लगा। कहते हैं कि तुम जरा सब्र कर लो, यानी उसने मेरे लिए स्ट्रेटेजीज बनाई। स्ट्रेटेजी नंबर 1, तुम सब्र कर लो, हो सकता है रक्षे वाला खुद ये एहसास दिल में ले ले कि उस आदमी का बैग पड़ा हुआ है, उसने देखा है आपको कि यहाँ पे पैसेंजर वो सवारी मुझसे उतरी है, तो हो सकता है वो वापस आ जाए। तो 10 मिनट तक आप मेरी दुकान में बैठकर उसका इंतजार करो। उसने कहा एक दूसरी स्ट्रेटेजी बनाओ, हो सकता है ये नाकाम हो जाए, रक्षे वाला ना आ जाए। बड़ा तजर्बाकार आदमी था, लोग सफेद दाढ़ी थी, जमाना गुजार चुका था, काफी गाहक मेरी तरह उसके पास शायद इसी हैजानी कैफियत में आ चुके हों। तो क्या हुआ, उसने कहा दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर वो ना आया तो इस गली में तमाम डीआई खान के रक्षा यूनियन का सदर रहता है, फिर उसके घर जाते हैं। कहते हैं अगर ये भी ना हुआ तो तीसरी बात, आपने रक्षा कहां से लिया था? मैंने कहा कि होटल था, उसके सामने ये रक्षा खड़ा था और रक्षे वाला उस होटल में चाय पी रहा था। कहते हैं फिर उस होटल के पास जाते हैं, हो सकता है होटल वाला उस रक्षे वाले को जानता हो। जबरदस्त किस्म की 3 स्ट्रेटेजीज उसने, समझ आ रही ना बात? अब मैंने क्या किया, मैं इंतजार किया, रक्षे वाला नहीं आया। रक्षा यूनियन सदर के पास हम गए तो उसने कहा यह मुश्किल काम है, इसी तरह मैं कितने ढंढोरे पिटता रहूंगा, ये मुश्किल है।
मायूस होकर आए। तो उसने कहा अब जाओ उस होटल वाले के पास। जब मैं उस होटल वाले के पास गया, वो छोटा सा होटल था जिसमें ये रक्शे वाले खड़े होते थे और चाय पीते थे। उस रक्शे वाले से जब मैंने अपना दुख बयान किया और मैंने ये बात की, तो उसने थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गया और फिर कहा, ओ डित्ता ओसी डित्ता, डित्ता ओसी डित्ता। डित्ता उस ड्राइवर का नाम था, उस रक्शे वाले का नाम था डित्ता। और ये खान वाले ऐसे ही नाम रखते हैं कि डित्ता ओसी, अल्लाह डित्ता। मेरे अंदर थोड़ा खून आने लगा, मुझे ये पता नहीं था कि वो डित्ता है। तो मैंने चिलांग मारी, हाँ डित्ता ओसी डित्ता। अब मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं खुशी से उछल रहा हूं। मैंने कहा कि नहीं भी है तो यही डित्ता है। उसने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ। डित्ता सवारियां इधर उधर ले जाके वापस इधर ही आता है। ओ मेरे अंदर तो ऐसी जिंदगी आनी शुरू हो गई कि यार डित्ता इधर आएगा। मैंने कहा शाम तक भी बैठने के लिए तैयार हूं, मगर डित्ता आ जाए। 15 मिनट नहीं गुजरे थे कि होटल वाला उछलने लगा, कहते ओ डित्ता आ गया। मैंने जब देखा तो वाकई वही शख्स था, वाकई वही शख्स था। मैं भागते हुए उसके रक्शे में मैंने छलांग मारी और उसके साथ बैठ गया। मैंने कहा यार वो मैं आपके साथ गया था वो थोड़ी देर पहले, वो फिर मैं उधर उतर गया, फिर आप चले गए थे, मेरा बैग रह गया था। मैंने कहा पीछे पड़ा होगा या उसने रखा होगा। उसने कहा बैग, बैग तो मैंने नहीं देखा। ये तो एक दूसरी मुसीबत हो गई। यहां तक तो मेरे अंदर जान आ गई थी, अब फिर मुझसे मेरी रूह निकलनी शुरू हो गई। मैंने कहा खुदा आप क्या करूंगा। उस बूढ़े आदमी ने जो बात मुझे सिखाई थी, दोबारा वो एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी। फिर मैंने सोचा आप क्या क्या हो सकता है, आप ऑप्शन ढूंढो, आप स्ट्रेटेजीज बनाओ कि आगे क्या करना, आगे क्या करना, आगे क्या करना। फिर पहली स्ट्रेटेजी मैंने ये बनाई, उससे मैंने कहा कि मेरे बाद आपने किस सवारी को उठाया था। उसने कहा एक बंदे को उठाया था। मैंने कहा पता है कहाँ उठा रहा था। हाँ, कहते वो फौजी था, वो टीवी ले जा रहा था, टीवी उसका खराब था, फिर उसको मैंने उठाया, वो पीछे बैठ गया। फिर कॉलोनी है फौजियों की, उसमें मैंने देखा। मैंने कहा घर का पता है, कहते घर नहीं कॉलोनी का पता है। मैंने कहा फिर ठीक है। मैंने कहा जाओ चलते हैं, उस कॉलोनी में मुझे ले जाओ। मैंने कहा जो कुछ हुआ है उसने किया होगा। अब उस कॉलोनी में हम दोनों गए, एक दरवाजा खटखटाते हैं, यार अभी तुम्हारे घर से कोई बंदा टीवी तो लेकर नहीं आया। उसने कहा नहीं हमारे घर से तो कैसे बंदा। जब छोटा घर खटखटाया ना, तो एक आदमी निकला, उसने तो रक्शे वाले को पहचान लिया। कहते इस बंदे का बैग तो नहीं गुम हो गया है। ओए मैं कह रहा था, मैं कहा वही बंदा हूं, मेरा बैग ही गुम हो गया है, मैं वही बंदा हूं, मैं वही बंदा हूं। तो उसने कहा परेशान न होना, वो बैग मेरे घर पड़ा है, वो बैग मेरे घर पड़ा है। मैंने कहा कि वाकई सच कह रहे हो, बैग, मैं तो समझ नहीं आ रहा था कि बैग वाकई उसके घर में पड़ा। ये मैंने कहा ये फरिश्ता है या इंसान है। मैंने कहा तू फरिश्ता है या इंसान है जो मेरे बैग की बात कर रहा है। कहते मेरा नाम इकबाल है, मैं फौजी हूं और ये बैग पीछे पड़ा था। मैंने कहा रक्शे वाला कहीं घर ना ले जाए, ये किसी बंदे का बैग होगा, तो मैंने अमानतन घर में रखा है। इकबाल उसका नाम था। ये 2006 की बात है, लेकिन मुझे आज तक दिल पे लिखा हुआ है वो इकबाल। उसने बैग निकाला और उसने कहा कि मैंने सामान चेक किया है, तुम्हारा चेक भी उसमें पड़ा है, वीजा भी पड़ा है, टिकट भी, ये सब कुछ पड़े हैं, लेकिन मैंने कहा ये बंदा किसी तरीके से, मैंने कहा कोई कागज मुझे ऐसा मिल जाए जिस पे टेलीफोन नंबर लिखा हो। ये तो उसमें मेरा विजिटिंग कार्ड पड़ा था, लेकिन उस पे मेरा पुराना नंबर लिखा था। मैं पेशावर में क्लिनिक करता था तो वो नंबर उस पे लिखा था। तो वो कहता था कि वो PTCL में मिला रहा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। मैंने कहा कुछ भी हो आप छोड़ दो, बस ये मुझे दे दो, लेकिन तू मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं है। ये रात का वक्त था, यकीन जानिए मेरे ऊपर क़यामत गुजरी। लेकिन मैंने इस वाक़ये से क्या सीखा, वो ये सीखा, द मैसेज इज दैट आई गॉट। अगर मैं 10 साल तक पढ़ता ना, मैं इतना कुछ ना सीख सकता था जो मैंने उस दिन से सीखा। लिहाजा हर क्राइसिस से सीखा करो, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया करो। वो मैसेज ये था कि क्राइसिस डज नॉट हैपन बाय चांस। क्राइसिस वैसे नहीं आते, उनके पीछे कुदरत का कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई होती है। क्राइसिस इज ए वार्निंग साइन। ये एक वार्निंग साइन होता है, आपके अंदर कोई कमजोरी होती है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए क्राइसिस आते हैं।
आई वॉज नॉट कॉशियस, मैं ज़्यादा केयरफुल आदमी नहीं था, मैं चीज़ों का ख्याल नहीं रखता था। मुझे पता था कि मुझे इतना कीमती बैग रक्शे में क्यों रखना चाहिए था, मुझे कॉशियस होना चाहिए था। ये बेपरवाही, अल्लाह ने मुझे ये बेपरवाही का सबक देना था, इसलिए इतना बड़ा क्राइसिस से मुझे गुजार दिया। तो आई वॉज नॉट कॉशियस, कुछ तो था, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। क्राइसिस वॉज प्लेन टू मेक मी रियलाइज, ये क्राइसिस इसलिए प्लेन था कि मुझे रियलाइज करवाया जाए। ए काइंड हैंड ऑन माई शोल्डर मैटर्ड अलॉट, वो जिस बाबे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा ना, वो फरिश्ते से कम नहीं था। मैंने ये सीखा, गम में जो बंदा तेरे कंधे पे हाथ रख देना, वो फरिश्ते से कम नहीं होता। नेक्स्ट प्लीज। अब बात यह है जिसको छोड़ो बेटा, बात यह है कि ये चीजें कैसे आती हैं। अब आखिरी चीज बता रहा हूं, ये गुर हैं, चंद टिप्स हैं, ये तो फिर मैंने छोड़ा नहीं है। उस जमाने से मैं क्राइसिस के पीछे पड़ा हूं, साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं कि क्राइसिस से कैसे बंदा निकल जाए। यकीन जानिए, ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन क्राइसिस पे मैंने इतना काम किया कि ये लेक्चर मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड के लिए तैयार किया था कि मैं इस पर रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड में जब एनुअल मीटिंग होगी तो अगर मुझे कहीं परमिशन मिल जाए तो मैं ये लेक्चर दूंगा। तो कैसे बंदा उस क्राइसिस से रिबाउंड कर सकता है, वापस आ सकता है। रेजिलियंस क्या है? बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ क्राइसिस। उसके 3 चीजें हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई की हैं रिसर्च के बाद। उनमें से पहली चीज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपके नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपके माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप चेंज ले सकते हैं, अगर आप रास्ते बदल सकते हैं, अगर आप डिफरेंट ऑप्शन एग्जॉस्ट कर सकते हैं, तो फिर क्राइसिस से निकलना मुश्किल नहीं। डॉक्टर शेफाली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, फीमेल साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर शेफाली, इंडियन है, लेकिन दुनिया में जो पॉपुलैरिटी उसको मिली है आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसने कई किताबों की वो मुसन्निफ है, और उसकी मशहूर किताब कॉन्शियस पेरेंटिंग है, उस पे वो बोलती है, वो लिखती है कि जब मेरे ऊपर क्राइसिस आता है तो मैं पानी बन जाती हूं। जब मेरे ऊपर क्राइसिस आता है तो मैं पानी बन जाती हूं, क्योंकि पानी गिलास में डालो तो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जग में डालो तो जग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और कहते हैं कि पानी बड़े बड़े पत्थरों को हजम कर लेता है, पानी बड़े बड़े पत्थरों को हजम कर लेता है, और पानी बड़े बड़े गड्ढों को फिल कर लेता है। इसलिए जब भी क्राइसिस आता है तो मैं अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता हूं कि शेफाली इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, शेफाली इज अ वाटर, शेफाली पानी है। तो पानी बनकर क्राइसिस से गुजरने की कोशिश करता हूं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता। और जब हम फ्लेक्सिबल नहीं होते ना, तो फिर होता क्या है, फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है, इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं। जब मैंने किताबें कुरेद ली तो फिर एक मिसाल सामने आई जो बड़ी समझ की बात है। साउथ इंडिया में लोग जब बंदर पकड़ते हैं ना, शिकार करते हैं, एक अजीब तरीके से बंदरों को पकड़ते हैं। वो एक नारियल का वो ले लेते हैं, पूरा वो जो उसका बोन होता है वो ले लेते हैं, उसको अंदर से कुरेद लेते हैं और उसका गोदा निकाल लेते हैं, हॉलोड आउट कर लेते हैं उस कोकोनट को, फिर उसमें सुराख कर देते हैं, फिर उसमें उबले हुए चावल रखते हैं और उस सुराख के इर्द गिर्द भी चावल जो है वो रख लेते हैं, ताकि मंकीज उनको देखकर अपना हाथ अंदर कर दे ताकि वो बॉइल्ड राइस को वो निकाल सकें। जब मंकी आकर अपना हाथ अंदर करता है ताकि उस बॉइल्ड राइस को वो मुट्ठी में ले ले, बात समझ में आ रही है ना, तो उस वक्त शिकारी उधर से नमूदार हो जाता है। अब जो बंदर इस बात पर कंप्रोमाइज करना जानता है कि मुट्ठी खोल दो फिर जान बच सकती है, वो तो फौरन हाथ निकाल लेती है, क्योंकि मुट्ठी नहीं निकल सकती, मुट्ठी निकल नहीं सकती। कुल्ला हाथ निकल सकता है, मुट्ठी निकल नहीं सकती। अब बंदर मुट्ठी खोलती नहीं है और पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है।
जिंदगी का इतना बड़ा सौदा कर लेता है मगर मुट्ठी नहीं खोलता। हम कभी कभी थोड़ा नुकसान करना नहीं चाहते, बड़ा नुकसान कर लेते हैं। क्राइसिस में आप थोड़ा नुकसान के लिए आप अपने आप को तैयार कर लें, बड़े नुकसान से बंदा बच जाता है। अगर जिंदगी बचानी थी इस बंदर ने, अगर जिंदगी बंदर ने बचानी थी तो मुट्ठी खोल लेता, लेकिन मुट्ठी खोलता नहीं है, जिंदगी घुमा बैठता है। लिहाजा फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी ये वो सिफात हैं जो क्राइसिस में काम आती हैं। नेक्स्ट प्लीज, जल्दी से, अभी खत्म कर रहा हूं। ये देखो रिसोर्सफुलनेस, जब आप क्राइसिस में होते हैं ना तो फिर दो चीजें काम आती हैं, बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल्स होना चाहिए। कुछ लोग इतने अनाड़ी होते हैं कि जब उनका टायर पंक्चर हो जाए तो फिर टायर को वो यानी हवा निकल जाए तो फिर वो समझते नहीं है कि मैं क्या करूं। इसी तरह वो टायर तब्दील नहीं कर सकते। कभी कभी तो आधी रात होती है, टायर तब्दील करना पड़ता है, तो आप इतना तो जानते हो कि टायर कैसे तब्दील किया जाता है। कभी कभी बीवी नहीं होती है तो बंदा चाय खुद पका लेता है, लेकिन बीवी ना हो तो बंदा चाय ना बना सके और ऐसे ही भूखों मरता रहे, ठीक है ना। हाँ, मेरी तरह लोग होते हैं जो चाय भी ना बना सके तो फिर बंदा भूखों मर जाता है। फिर बीवियां मजे लेती हैं, अभी चली जाऊंगी मैं के, उसे पता है ये तो चाय भी नहीं बना सकता, ये तो भूखों मर जाएगा, ताने देती है फिर तो बीवी। अच्छा नहीं है, पीछे कर दो। और दूसरी चीज क्या है, जिंदगी में लोग चाहिए आपके जो आपके काम आ सके। जैसे मां बच्चे के सर पे हाथ रखती है, तसल्ली देती है, हमारी जिंदगियों में कोई होना चाहिए। हमारी खाला होनी चाहिए, हमारी पुप्पी होनी चाहिए, कोई मिस्त्री होना चाहिए, कोई बंदा होना चाहिए। मुख्तलिफ लोग हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, लेकिन हम पैसे खर्च नहीं करते। दोस्तों पे तो पैसे खर्च किए जाते हैं, उनको कभी खिलाना पड़ता है, कभी सुलाना पड़ता है, उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। ना हम रिश्तेदारों पे खर्चा करते हैं, ना दोस्तों पे करते हैं। तो फिर जब मुश्किल में फंसते हैं तो किसी को आवाज देने वाला नहीं होता, हम किसको आवाज दे दें। तो लिहाजा खर्चा करो, लोग पैदा करो ताकि क्राइसिस में, अब मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं चौंका देने वाली, लेकिन वक्त कम है, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। नेक्स्ट प्लीज। आखिरी बात, जब ये आखिरी बात कह रहा हूं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अकल से काम खत्म, अकल जवाब दे देती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि अकल जवाब दे देती है। बंदा कहता है यार अब तो मेरे पास कोई सोच ही नहीं है, आगे क्या करूं, रास्ता बंद है। तो अमेरिका में इस वक्त एक बहुत बड़ा सेंटर खुला है कोलंबिया शहर में। कोलंबिया शहर में सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट से कोई 1 घंटे के ड्राइव पर बहुत बड़ा सेंटर है जिसका नाम है हार्ट मैथ सेंटर। और वो रिसर्च करते हैं 1997 से कि दिल का क्या रोल है। जब दिमाग काम छोड़ दे तो फिर दिल का रोल शुरू हो जाता है। और कार्डियक न्यूरोलॉजी पर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं दिल की अपनी नर्वस सिस्टम है, दिल का अपना नर्वस सिस्टम है, वो कायनात के अंदर एनर्जी की वाइब्रेशंस को कैच करता है, वो खालिक के विल को कैच करता है, वो मखलूक में फैली हुई तवानाइयों को इकट्ठा करता है, फिर दिमाग को हिदायत करता है कि भाई तेरी अकल में समझ नहीं आती, तेरी अकल में बात समझ नहीं आती, लेकिन बात ऐसी है, डट जा, ये अंधेरे उजालों में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर रात को सुबह होनी है, हर रात को सुबह होनी है, ये दिल समझा रहा होता है। और हर जवाल के बाद तरक्की आनी होती है, और एक खुदा है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, ये दिल समझाता है। यहां देख लो, दिमाग ने काम छोड़ दिया तो दिल ने उसको हाथ से पकड़कर चलाना शुरू कर दिया, और इसको फेथ कहते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो फिर अल्लाह की जात पर यकीन कि अकल से सारे काम नहीं होते हैं, अकल से सारे काम नहीं होते हैं, बनाने वाली जात कोई और है। बेशुमार मेरे पास मिसालें हैं, लेकिन वक्त कम है कि जहां अकल ने काम छोड़ दिया तो फेत ने साथ दे दिया, और फिर लोग बड़े बड़े अंधेरों से निकल आए। तो लिहाजा जब अकल काम छोड़ दे
تو پھر جو ہے اس وقت جو ہے اب دیکھو ابو بکر صدیق جو تھا اس کو جب نبی نے کہا کہ لا تخف ان اللہ معنا تو اس کے دل نے سمجھا دیا کہ یہ جملے کس کے منہ سے آ رہے ہیں، یہ نبی کے منہ سے آ رہے ہیں، بس اب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سانپ تھے، بچھو تھے، اندھیرا تھا، عقل کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی اس غار میں کیسے رات گزاریں گے، لیکن جب نبی نے کہا لا تخف ان اللہ معنا تو پھر اس کے دل نے اس روحانیت کو کھینچ لیا اور صدقنا و امنا کہہ کر پھر وہ ابو بکر صدیق جو ہے آرام سے ہو گئے، کمفرٹیبل ہو گئے۔ لہذا اصل چیز پھر فیتھ ہے۔ آخری نیکسٹ میسج یہ ہے، نیکسٹ یہ اینڈ میسج ہے میرے سارے اس لیکچر کا اینڈ میسج ہے۔ بہت ساری باتیں تھیں، وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ ڈونٹ بی اسکیئرڈ آف بینگ اسکیئرڈ، ڈونٹ بی اسکیئرڈ آف بینگ اسکیئرڈ۔ اس بات سے مت ڈرو کہ میں ڈر جاؤں گا۔ بھائی جب کرائسس آئیں گے تو ڈرنا ہوگا، ڈرنا فطری ہے۔ پک دا ڈینجر، خطرہ کیا ہے اس کو اینالائز کرو۔ کام ڈاؤن دا ہائپر اراؤزل اسٹیٹ، کام ڈاؤن دا ہائپر اراؤزل اینڈ لک فار پاسبل آپشن یٹ بی ریڈی ٹو ایکسپٹ دا انیویٹیبل۔ آپشن ڈھونڈو اور ایک چیز ذہن میں رکھو، سارے آپشن ایگزاسٹ کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی کام نہیں بنتے، اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ کبھی کبھی ہم نے ایکسیپٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ بھئی سارے ارمان پورے نہیں ہوتے، سارے ارمان پورے نہیں ہوتے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی کرائسس سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ سارے کام بنتے نظر نہیں آتے، کچھ کام بنتے نظر نہیں آتے۔ ہمیں اللہ پہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، کوئی حکمت ہے اس کے اندر۔ اوکے، خدا حافظ، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری باتوں کو سنا۔